Bismillahirrahmanirrahim. Today is our session about the ECGs, and we are starting our NRE2 preparation. Regarding NRE2, you know that there are 20 stations, okay, and out of those 20, three are the mandatory ones, okay. One is of pediatrics, second one is of medicine, that usually includes CPR, also known as basic life support, and Viva may include ACLS, etc. And third one is the surgery. There are only 3 to 4 stations that are usually repeated: abdomen, hernia, thyroid. In abdominal examination, they can change a command a bit, and you must be familiar with the things that are being asked from you. मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छे से जो है वो कमांड जो आपको मिली हुई है उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है। अगर कमांड आप अच्छे से नहीं समझते, मिसाल के तौर पे इफ दे गिव यू द कमांड ऑफ पेन RIF, ठीक है, ऊपर एक छोटी सी कमांड लिखी होती है, कोई ना कोई सिनेरियो बनाया हुआ होता है जिससे आपको पता लग जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पेन RIF का सिनेरियो था एक आधे एग्जाम में बीच में, तो था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ही, बट सिनेरियो क्या बन गया, ऑलमोस्ट एक्यूट अपेंडिसाइटिस का बन गया ना, बज़ाहिर अगर इसकी बात की जाए तो। पेन RIF से आपके पहले जहन में वही आएगा, फिर आप एग्जामिनेशंस करेंगे, उसमें से जो भी आपकी फाइंडिंग होगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 मैंडेटरी स्टेशन जो है ना, ये आपकी दीज आर ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। बिकॉज अगर इसमें से एक भी फेल होता है तो आपका पूरे एग्जाम की मेहनत, माँ बाप की मेहनत, आपकी मेहनत, पैसे, ये सब वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, एंड इसी तरह हमने तैयारी करनी है। हम थोड़ा सा इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि वी विल डू ECGs फर्स्ट, ठीक है। ECGs की आपको प्रैक्टिस करा देंगे, प्रैक्टिस एंड थ्योरी अभी, ठीक है। उसके बाद ये आप घर पे इधर उधर कुलीग्स के साथ 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे, जहाँ पे आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी आई विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। स्टूडेंट्स नो दैट जिस टाइम भी वो मैसेज करते हैं आई एम ऑलवेज देयर, और मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ और आपकी क्वेरीज को एड्रेस भी करता हूँ, वेदर समबडी इज माई स्टूडेंट आर नॉट, ठीक है। डायरेक्टली किसी ने कोई मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, दोनों सूरतों में आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हम डायरेक्टली चले जाएंगे पीडियाट्रिक्स के ECGs के बाद, अगली क्लास में हम डायरेक्टली चले जाएंगे पीडियाट्रिक्स के मैंडेटरी स्टेशन पे। वाई? क्योंकि बाकी दो जो है ना, मेडिसिन में आपका CPR है, सर्जरी में आपके एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, लेकिन पीडियाट्रिक्स में आपकी ना पेशेंट उधर नहीं होता, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपने कवर करना है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेकंड लेक्चर में, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स सारे बताऊंगा, जो कि आपके थ्योरी में से थे, स्टेप 1 में से भी जो इंक्लूड करते हैं आपके NRE स्टेप 1 के भी जो टॉपिक्स आपने दोबारा से रिवाइज करने हैं। जो नया है, जो NRE2 के रिलेटेड है, वो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ NRE1 दैट यू हैव टू कवर फॉर द पीडियाट्रिक्स मैंडेटरी स्टेशन, ठीक है। और वो जो कराऊंगा इंशाल्लाह, उससे आपकी थ्योरी इतनी कवर हो जाएगी कि आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, एंड वी विल प्रैक्टिस हैंड्स ऑन हेयर, मतलब हम डायरेक्टली अपनी क्लास में इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे इस सारी चीज़ को। ये ऐसे नहीं होगा कि बस आपको मैं लेक्चर डिलीवर किए जा रहा हूँ और उसका कोई आउटकम आता है या नहीं आता है, इस तरह नहीं होगा। हर बच्चे का अपना अपना इनपुट होगा। नाउ, तो पीडियाट्रिक्स को पहले करने का मकसद क्या है? पीडियाट्रिक्स जब हो जाएगा उसके बाद आप लोग अपने कुलीग्स के साथ घर पे इधर उधर उन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस एंड रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में थ्योरी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसको हमने पहले करना है, एंड देन वी विल गो फॉर दी रेस्ट। हमारा अपने स्केड्यूल के हिसाब से हम चल रहे होंगे। जी, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन की सारी डेली की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, आई कीप इट इंटरेक्टिव ऑलवेज, क्योंकि NRE2 इंटरेक्शन के बगैर समझ नहीं आ सकता, ठीक है।
आई प्रेफर फिजिकल क्लासेस, लेकिन जो फिजिकल नहीं ले सकते, ठीक है, डेफिनेटली उनके लिए ऑनलाइन बैच भी है मेरा। बट उसमें यह है कि आई वुड प्रेफर कि आप ऑनलाइन लाइव अटेंड करें, बट देर विल बी रिकॉर्डिंग, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, पढ़ लें आप नमाज। जी जी, आज की रिकॉर्डिंग अनपेड स्टूडेंट्स के लिए भी है, डोंट वरी, इट इज़ ओपन लेक्चर, तो सबके लिए, ठीक है, डोंट वरी। ओके जी। अब ईसीजी आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आपका हुआ तो एंड पे कीजिएगा। बाकी मैं आपको इन्वॉल्व साथ साथ रखूंगा। हम ईसीजी के हवाले से तो इंटरेक्टिव सेशन है, तो आपको साथ साथ इन्वॉल्व हो रहे होंगे आप, तो बी अटेंटिव, ठीक है। ओके। तो सो ओके, यू ऑल नो दैट द वेव originates फ्रॉम द एसए नोड, एंड वेयर डज इट गो? एवी नोड पे, ठीक है। एवी नोड की तरफ जाती है, वहां से कहाँ जाती है? बंडल ऑफ फेज, ठीक है। देन आपके दोनों वेंट्रिकल्स को करती है डीपोलराइज, ठीक है। अब इसमें से लेफ्ट साइड पहले होती है, क्यों? वजह क्या है? इसका बल्क ज्यादा है, मैस ज्यादा है लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो ओवरऑल जो करंट का फ्लो है, करंट की डायरेक्शन भी वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब हमने कुछ टर्म्स हमने पहली क्लास में जो जस्ट इंटरेक्टिव सी की थी, वही उसी की रेपिटेशन आज भी कुछ चीज़ों की हो जाएगी। कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था साइनस ब्रेडी, साइनस टेकी, साइनस एरिथमिया। साइनस को मैंने आपको कहा था कि आसान अल्फाज में याद रखने के लिए आप इसको साथ पढ़ लें, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों है? साइनस ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल पाथवे को, ये नॉर्मल पाथवे से हो रहा होता है। साइनस क्यों कह रहे हैं? कि एस ए नोड से जो भी आपकी ओरिजिनेट करेगी, फॉलोड बाय क्यू आर एस, जो पी वेव आपकी ओरिजिनेट कर रही है एस ए नोड से, जो एस ए नोड से आपकी इम्पल्स जनरेट हो रही है और वो एवी नोड की तरफ जा रही है, और पी वेव, एंड ईच पी वेव इज फॉलोड बाय क्यू आर एस, ठीक है। तो दैट इज वाई हम इसको कह रहे हैं कि ये साइनस ब्रेडिकार्डिया कि रिदम बिल्कुल ठीक है, हर पी वेव के बाद क्यू आर एस वेव आ रही है। साइनस टेकी है, रिदम बिल्कुल ठीक है, हर पी वेव के बाद क्यू आर एस वेव आ रही है, ठीक है। हाँ, सिर्फ इनकी स्पीड का जो फर्क है, ब्रेडिकार्डिया में कम स्पीड है और टैकीकार्डिया में जरा हार्ट रेट जो होता है वो मोर देन 100 होता है। तो दैट इज वाई हम इसको ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया लेबल करते हैं। साथ साइनस का वर्ड क्यों लगाते हैं? क्योंकि इम्पल्स जो है वो एस ए नोड से जनरेट हो रही है, और ईच पी वेव इज फॉलोड बाय द क्यू आर एस। अब साइनस एरिथमिया, एरिथमिया कैसे नॉर्मल हो सकता है? साइनस एरिथमिया ये जो कहते हैं हम लोग, क्यों कहते हैं साइनस एरिथमिया? इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज नॉर्मल एरिथमिया, जो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में आपकी थोड़ा बहुत रिदम में चेंज आता है, उस एरिथमिया को साइनस एरिथमिया कहते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल, दैट इज नॉट पैथोलॉजिकल। सो दैट इज वाई दैट इज नोन एज साइनस एरिथमिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जब भी आपने ईसीजी देखनी है, जब भी, जहां भी, जब भी, आपने उसका पहले देखना है। मैं पहले रेट का कहते होता हूँ, लेकिन रिदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रेट, फिर देखना है आपने कि पी वेव आ रही है कि नहीं आ रही, और पी वेव के बाद क्यू आर एस है या नहीं है, ठीक है। फिर पी आर इंटरवल, क्यू आर एस कम्प्लेक्स का देखें कि इट शुड बी लेस देन 3 स्मॉल स्क्वेयर्स। ये, फिर टी वेव को देखें,
साथ ही देख लें, ये वैसे इधर ही बनता है, इधर ही। साथ ये देख लें कि क्यू वेव तो नहीं है, डीप क्यू वेव क्या शो करेगी, प्रीवियस एम आई। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने इस सीक्वेंस को जब फॉलो करते हुए आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, आप सारी चीजों को केटर कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी जो स्मॉल स्क्वायर क्या है, बिग स्क्वायर क्या है, इनकी क्या हमारी साइंस है इसके पीछे। ठीक है। उसके बाद वेव्स वगैरह पे सेपरेटली हम आते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ईच स्मॉल स्क्वायर है, ईच स्मॉल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ईच बिग स्क्वायर, हम इसे लार्ज के बजाय बिग स्क्वायर कहेंगे। ठीक है। इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये जो ईच लार्ज स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर एक हमने उठा लिया, इसके अंदर फिर ये पांच जो है ना छोटे छोटे, ये। ठीक है। सो ये स्मॉल स्क्वायर्स हमने बता दिया कि इस ये जो ईच स्मॉल स्क्वायर है, ये वाला, ये जो एक एक बन रहा है इधर। ठीक है। ये कितने का था? 0.04 सेकेंड। तो पांच इस तरह के छोटे स्मॉल स्क्वायर ऐड होंगे। ठीक है। तो ये 0.04 इंटू 5 भी करें तो आप ये कितना बनता है? 0.2 सेकेंड। इस 0.2 को हमेशा आपने जब भी लिखना है 0.20 अपनी अपने प्रैक्टिस करते हुए लिखना है 0.20। क्यों? ताकि आप कहीं इसको ना इस 0.2 से न कंफ्यूज कर दें। 0.02 इज सेपरेट थिंग, 0.2 ये वाला 0.2 इज सेपरेट, तो 20 इसे लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस में रहे ये चीज, आपको पता हो कि ये 0.20 सेकंड की बात हो रही है, 0.20। ठीक है। इस तरह से। तो ईच बिग स्क्वायर इज 0.20 सेकेंड, ईच स्मॉल स्क्वायर इज 0.04। अच्छा, उधर बैठे हुए आपके लिए कैलकुलेशंस करना मुश्किल हो जाता है, जाहिर बात है। अब कितनी एक आप कैलकुलेशंस करेंगे? ठीक है, बैठ के। तो दैट इज वाई हम आपको जब बता रहे होते हैं चीजें आसान अल्फाज में, तो हम स्मॉल स्केयर्स की फॉर्म में आपको बता रहे होते हैं। ठीक है। कि जी फॉर एग्जांपल इसको इस तरह याद रख लें कि जी जैसे अभी क्यू आर एस बताया मैंने आपको, क्या बताया? लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर। यूजुअली ये होता है 0.082 0.10। ठीक है जी। समझ आ गई आपको? यहाँ तक क्लियर है हम? आर वी ऑन सेम पेज? कोई बात नहीं कर रहा? यस। ओके ओके ओके, गुड। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये सिंपल सी बेसिक्स थी। अब आ जाते हैं वेव्स के ऊपर। सो पी वेव हमारी है, यूजुअली इसकी जो लेंथ होती है विड्थ वाइज, वो लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स ही होती है। ठीक है। अप टू एंड लेस देन, या अप टू या लेस देन यानी ना। ठीक है। वो ये कहते नहीं है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, वो वाली चीज। ये पी वेव होती है आपकी। ठीक है। ओवरऑल जो आपका पी आर इंटरवल है पूरा, ठीक है, ये यूजुअली 1.2 से लेके 0.2 सेकेंड तक होता है, यानी 5 स्मॉल स्क्वेयर्स। हमने देखा था 5 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बिग स्क्वेयर।
और वन बिग स्क्वायर कितने कितने इक्वल था ये। इसी लिहाज से ये पी आर इंटरवल जो है दैट इज इक्वल टू 5 बिग स्क्वायर्स। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब आप पी आर इंटरवल की प्रोलोंगेशन पढ़ेंगे या उधर चेक कर रहे होंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक्स, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक वगैरह, तो आप ये चीज देखेंगे कि कितने स्क्वायर्स हैं उसके। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स में आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद क्यू आर एस इंटरवल मैंने आपको बता दिया है कि क्यू आर एस सॉरी जो वेव है दैट इज लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा अब आ जाती है रेट कैलकुलेशन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि पी वेव हमारी क्या शो करती है। पी वेव शो करता है ट्वेल्व। एट्रियल सिस्टली। एट्रिया ने कंट्रैक्ट जब करना है तो वो ईसीजी पे किस तरह शो हो रहा होगा, पी वेव की पीरियड। शक्ल में। क्यूआरएस क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या कंट्रैक्टिलिटी। ठीक है, एंड टी वेव, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। यस रिपोलराइजेशन। चले, ये बेसिक्स सिर्फ आपको इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आप जब ईसीजी पढ़ रहे हो या किसी को बता रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। अदरवाइज इसकी इतनी प्रैक्टिकल हमारे उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपको। हमारी जो चीज़ें पढ़ने ज़रूरत पड़ने वाली हैं वो अब हम करने लगे हैं। अच्छा, अब ये आर वेव आप देखें, ये देखें ये एक बिग स्क्वायर है, ये एक बिग स्क्वायर है। आपने उसके साथ ये जो बिग स्क्वायर्स हैं इसके एक ये डार्क लाइंस चल रही हैं, ये जहां से भी वो बिग स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है। आपने कोई जब पूरी लीड में आपने ईसीजी देखनी है ना फुल लीड में, तो आपने कोई ऐसी आर वेव्स तलाश करनी है जो कि इस लाइन पे आ रही हो। अब ये इस लाइन के करीब तरीन है, ठीक है, अभी भी एग्जैक्ट लाइन पे नहीं है लेकिन हमारे पास चूंकि ये तो हमने सिर्फ वो पढ़ाने के लिए सामने रखी हुई है। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ लाइन पे ही आ रही है एक किसी पे, इस तरह की देखनी है और उससे आगे फिर आपने कैलकुलेशन करनी है कि दो दो आपकी आर वेव्स के दरमियान कितने एक बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये फुल लीड ईसीजीज अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ईसीजीज आगे आ रही हैं तो उसमें हम दोबारा इस चीज को कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। आर के बीच में है तीन बिग बॉक्सेस। ठीक है, मिसाल दी है दो आर्स के बीच में। ठीक है, बिग बॉक्सेस की बात हो रही है। तो फॉर्मूला क्या है रेट कैलकुलेशन का। दैट डिवाइडेड बाय बिग पहले बॉक्स। आपने रिदम देखना है, सबसे पहले रिदम देखना है। रिदम में ये देखना है कि अगर इन दो के बीच में तीन बिग बॉक्सेस हैं, 3 बिग बॉक्सेस, तो क्या आगे जो आर्स जितनी भी आ रही हैं आपस में ये, ठीक है, उनके भी दरमियान में 3 बिग बॉक्सेस ही हैं। ठीक है, ये आपने शुरू में लीड पे देख लेना है। ठीक है, और अगर ये इसी तरह ही है कि हर एक के बीच में इक्वल आ रहे हैं, मतलब अगर 1 है तो सबके दरमियान में 1 आना चाहिए ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये ईसीजी है, तो अगर इसके बीच में दो आर के बीच में एक बिग बॉक्स आ रहा है तो आप देखेंगे कि सारियों के बीच में एक ही आ रहा है क्या। ठीक है, तो यस। जितने पहली दो आर वेव्स के बीच में यानी आपको बॉक्सेस मिलेंगे ना, आपने आगे देखना है कि क्या उतने ही आ रहे हैं बाकी आर वेव्स के बीच में। ठीक है, अगर यस। उतने ही आ रहे हैं तो इसका मतलब है रिदम रेगुलर चल रहे हैं। तो रिदम वाली साइड से आपकी टेंशन खत्म होगी। ठीक है, अब रेट कैलकुलेट करना है। रेट कैलकुलेट दो तरीकों से होगा। रिदम रेगुलर है तो फार्मूला अलहदा है। उसका फार्मूला क्या है, थ्री 300 हंड्रेड डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस। नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस। ठीक है,
और रिदम इरेगुलर है तो टू उसका लाख फार्मूला सिक्स। क्या है? 6 सेकंड में आप देखेंगे कितने हैं, यानी 30 बिग बॉक्सेस में। यस। ठीक है। ओहो, व्हाट्सएप तो नहीं नजर आ रहा आपको? व्हाट्सएप नजर आ रहा है या प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन, ओके ओके। अच्छा, 30 बिग बॉक्सेस में आपने 30 बिग बॉक्सेस पिक करने हैं कोई, और वो 6 सेकंड बनेंगे, और उसमें आपने देखना है कि कितनी आर वेव्स हैं। ठीक है। अब हमने जो रेट आगे किसी को बताना होता है वो तो मिनट के हिसाब से बताना होता है ना, सेकंड्स के हिसाब से थोड़ी बता देना है। इस 6 सेकंड को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? टेन। 10 से, तो 60 सेकंड सिक्स। इज इक्वल टू 1 मिनट। अब मिसाल के तौर पे इस 6 सेकंड के अंदर, ठीक है, आपकी आर वेव्स कितनी आपको फाइंड हुई थी? 6, मिसाल दे। तो 6 × 10 कितना हो गया? सिक्स। 60। तो रेट आपका 60 आ गया, ये 60 बीट्स पर मिनट, यस। ये रेट आ गई। ये सबको पॉइंट समझ आ गए? यस। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने घर पे लाजमी ये करना है खुद से भी। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि आज जब मैंने फिजिकल क्लास ली और उसमें मैंने एक्सरसाइज करवाई फौरन ही, मतलब ये यहाँ पे रेट मैंने रेट कैलकुलेट करना सिखाया। और साथ ही फिर बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग मुझे जो है वो एग्जैक्टली ईसीजी पे कैलकुलेट करके दिखाएं। ठीक है। तो ईसीजीज भी मैंने प्रिंट करा के रखी हुई थी, वो उनको हैंड ओवर की मैंने। उस पे मैंने उनको कहा कि आप बताएं, हर एक बच्चे से अलग अलग पूछा क्लास में। एंड अ फ्यू ऑफ देम, मतलब ज्यादा नहीं, 2 3 जो लोग थे, 2 3 लोग थे जिनसे ईसीजी कैलकुलेट रेट एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं हो पाया था। तो ये इसको आप लगता ये आसान है, बट आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है। यस। जो बातें बता रहा हूँ आपको, बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। मैं इसीलिए हर स्टूडेंट के साथ खुद इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, अलहदा अलहदा। बेशक 150 हों, 200 हों, जितने भी स्टूडेंट्स हों, हर एक को पता है। हर कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि मैसेज मुझे करता है तो उसको जवाब नहीं मिलता। ठीक है। हम साथ साथ मैं उनको रिप्लाई इसीलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि आप, जब तक आपको आपकी गलती का बताया नहीं जाएगा, जब तक आपको एक ठीक रास्ते पे लगाया नहीं जाएगा, प्रैक्टिस का सही तरीका बताया नहीं जाएगा, तब तक आपको उस तरह का आउटकम मिल नहीं सकता। ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है खुद भी। फिर जाहिर बात है, आखिरी जब दिनों में मेरे पास आप आ जाएंगे, तो उस टाइम पर अगर आपके कोई फ्लॉज हुए भी बीच में, तो वो हम साथ साथ उसको केटर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो सामने बैठ के कराने वाली होती हैं। अभी ये रेट कैलकुलेशन इज वन ऑफ देम। ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। सर ये रेट करवाते हैं वहाँ पे या ऐसे रेट अप्रोक्सीमेट? आपको खुद तो कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। जी वहां जी। आपने बताना तो होगा। कई सिचुएशंस में एट्रियल फिब्रिलेशन है, आपसे पूछ ही लेता है रेट क्या है, तो फिर आप क्या कहेंगे? खामोश हो जाएंगे। राइट सर। ब्लॉक्स में रिदम ये तो 40 का पे कैलकुलेट हो जाता है, अदरवाइज तो वो 30 ब्लॉक कैलकुलेट करके तो फिर आर वेव्स काउंट करनी हम्म। और फिर उसको मल्टीप्लाई करना। ये अभी इसकी रिकॉर्डिंग आप देखेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा ना। नोट्स खुद भी बनाते जाइएगा, वैसे तो रिकॉर्डिंग में भी सब कुछ। ये फिर वो नॉर्मल साइनस रिदम है, और साइनस एरिथमिया जिसकी बात मैंने की थी, ब्रीद इन ब्रीद आउट में थोड़ा बहुत जो चेंज आता है। ठीक है। राइट। ओके, सो आवर फर्स्ट ईसीजी साइनस ब्रेडी एंड साइनस टैकी की यूजली ईसीजी आती नहीं है, बट यस वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है। तो हाशिम, आर यू देयर? हाशिम नहीं है ना? जी जी सर। ओके। उर्दू में आप बात करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे हम आपकी, चलें ये उर्दू और इंग्लिश एक्सेंट वाली चीज़ भी ठीक करते हैं। कुछ दिन आपने उर्दू ही बोलनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी प्रैक्टिस आपकी हो सके। सो हाशिम, कैन यू डिस्क्राइब दिस ईसीजी?
although I have told you the diagnosis already, but still, how will you describe this ECG? सॉरी, उर्दू में बोलिएगा, आपको आपके साथ बात कर करके मेरी भी अंग्रेजी शुरू होगी। Sir, if you don't mind, I think if you can do it like personally, because then I can review it and then I can better describe, because some of these terms that I'm hearing for the first time. ओके ओके ओके, चलें आपको मैं I'm so क्या, sorry. It's okay. इट वाज जस्ट लाइक कि साइनस ब्रेडी सामने नजर आ रही है ना, हाँ, तो इट इज ready, जस्ट ready. योर प्रैक्टिस, इट इज जस्ट योर प्रैक्टिस जी दैट जी। डेफिनेटली आई एम हियर टू टीच यू एंड आई एम टीचिंग यू, बट आई वांटेड हम्म। कि आप बोलें, आप बोलना सीखें, आपको बोलना आए, ताकि बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा ना। अब इस, ये जैसी भी चीज है, आपको I नजर जैसी भी आ रही है, आप गलत बताएं ठीक बताएं, जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग, बट इट्स ओके, I वी विल प्रोसीड। जी जारा, कल आपने क्लास ली थी? माइक ऑन करिएगा जारा। सर जारा और साइना। शी इज देयर, वो प्रेजेंट है, वो मैसेजेस भी कर रही है। ओके। अच्छा चलें, बासित। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस, आपको क्या नजर आ रहा है? डिस्क्राइब दिस ईसीजी। Yes, uh, सर रेट का देखा जाए तो सर बॉक्सेस। Okay, Basit, you will describe it as that. Yes, definitely. You will calculate the rate in this ECG. You will calculate the rate in ECG, and that will be around 45 to 50. ठीक है? If you calculate it accurately, ठीक है? So it will be somewhere between 45 to 50. Okay, so you will describe that thing. ठीक है, आप उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर में आस्क के आपके, अब इसका अगला सवाल उसका होगा, व्हाट आर द कॉजेज। ओके। तो कॉजेज कौन बताएगा? बासित, आप कॉजेज भी बताएं। हाँ ये सर। छोड़ दिया ईसीजी आपके लिए, छोड़ दिया हमने। आप बताएं, कॉजेज तो बताएंगे ना। क्यों परेशान हो रहे हैं? सर है नहीं इस तरह। यस सर, सॉरी सर, थोड़ा सा पुजल। कोई बात नहीं, सॉरी की क्या बात है इसमें? सॉरी की तो कोई बात नहीं है। ये हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो चाहे जितनी मर्जी गलतियां आप करें, इस क्लास में आप बिल्कुल सारी की सारी गलतियां भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हमने तो आगे के लिए आपको ठीक करना है ना, कि आप आगे गलतियां ना करें। ओके। सर ठीक है, सर अच्छा, और एक सेकंड, और कॉजेज बताएं। hypothyroidism. ठीक है, और सर ये क्या है सर, एथलीट्स में भी हो सकती है सर? पॉइजनिंग नहीं होती? ओपियोइड्स, अभी यस। स्टेप 1 में पढ़ा होगा आपने, इसके फीचर्स भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यस। ठीक है, उसके अलावा किसी ने यहाँ पे बोला था हाइपोथायरॉयडिज्म। तीन तीन चार चार कॉजेज आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है,
and sometimes in hypothermia. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसे नोट पैथोलॉजी भी इसका काज हो सकती है साइनस ब्रेडिकार्डिया का? ठीक है। और हाँ जी, हो सकती है। और सर ये आप यंग एथलीट्स में भी कह सकते हैं, हो सकती है। क्या कह रहे हैं? सॉरी, ऊंचा बोलें। अगर आपकी आवाज सही नहीं आ रही तो वो कर दें, मैसेज लिख जी दें। सर, ये कह सकते हैं हम कि यंग एथलीट्स में लाइक ये हो सकती है, कॉज हो सकती है। किस चीज का? सर ये साइनस ब्रेडिकार्डिया सर, यंग हाँ, एथलीट्स लेकिन में होती लेकिन है। यस, जो आपका है ना, उनमें हो सकती है, बट ये यूजली आपने कोशिश करनी है कॉमन कॉजेज। कॉमन कॉजेज याद ओके। रखना भी आसान है, और एग्जामिनर को भी अच्छा ये लगता है कि इस बंदे को, क्योंकि आपको जो दुनिया भर में प्रैक्टिस है ना, दैट इज कि सेफ डॉक्टर कौन है। ठीक है। तो सेफ डॉक्टर के लिहाज से वो देखेगा कि इसको कॉमन कॉजेज या कॉमन जो डेली लाइफ की इसकी कंडीशंस हैं, उधर जिस चीज को इसने एक्सपीरियंस करना है वार्ड्स में, वो इसको सारी पता है। तो ये पॉइजनिंग जैसे है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथर्मिया, मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओल्ड एज, ये सारे आप बताएंगे। तीन चार ही इतने ही बताने होते हैं। ठीक है। तो आपको ज्यादा बेहतर वो मिल जाएगा ना। ठीक है। ओके सर। उसके सर, अलावा जी जी, एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट भी काज करती है साइनस ब्रेडिकार्डिया? जो एंटीडोट नहीं, आप इसका इसका एंटी, हाँ चलें, अगला सवाल ये है कि इसका एंटीडोट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? एट्रोपिन। सर, इसमें जो भी साइनस ब्रेडी काज का, होगी उसको ट्रीट करेंगे? सर, जो भी काज होगी उसी को ट्रीट करेंगे? शाबाश। सबसे पहले ये है कि जो जनरलाइज कंडीशन जितनी भी आपके पास आएंगी ना, जिसमें आपका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं, अभी हमने देखो कितने सारे कॉजेज लेबल किए। हाँ, यस। अगर उसने ऊपर सिनेरियो में बता दिया है कोई ऐसा कॉज के जो कि आपको पता है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया का, मिसाल के तौर पे उसने कहा है पेशेंट ने बीटा ब्लॉकर यूज किए हैं और उसने ना दो तीन गोलियां आज खा ली हैं इकट्ठी, मिसाल के तौर पे, और फिर वो आपको साइनस ब्रेडी का बताता है या कुछ ऐसा बताता है, या उसको किसी ने बीटा ब्लॉकर एडवाइस की और पहली डोज लेते साथ ही उसका जरा हार्ट रेट जो है वो स्लो चल रहा है, साइनस ब्रेडिकार्डिया चल रहा है, अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन उसने बताई है तो फिर आप उसका स्पेसिफिक आंसर देंगे। ठीक है। अदरवाइज दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कि ऑलवेज ट्रीट द कॉज फर्स्ट। ओके सर। ठीक है। सर, अगर अब बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हो तो क्या करेंगे? बीटा ब्लॉकर का, आपका बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट क्या था अगर ठीक ना हो ग्लूकागोन। तो? ग्लूकागोन। हाँ, ग्लूकागोन। हाँ, तो डेफिनेटली ठीक है, उसका एंटीडोट आप बताएंगे। ठीक है। सारा कुछ पता है आपने, सिर्फ बोलने की आदत डालें। जो एनआरई वन पास करके आया है डेफिनेटली उसको, वो पढ़ा लिखा है, उसे सब आता है। ठीक है। दिस इज साइनस टेकिकार्डिया। अब इसके कॉजेज क्या हैं? सर इसमें प्रेगनेंसी फूड कर सकती है सर, सर। अल्लाह। साइनस एक्सरसाइज। टैकीकार्डिया का कॉज है एनीमिया। एक्सरसाइज, फीवर, एंजाइटी, एनीमिया, सर हाइपरथायराइडिज्म। शॉक भी इंक्लूड हो सकता है। प्रेगनेंसी नीमिया। ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि हाँ, शॉक वगैरह ये वो बिल्कुल ठीक है। कॉमन कॉजेज ज़्यादा पहले कर लें। प्रेगनेंसी बिल्कुल कॉज है, इस तरह तो हार्ट फेलियर भी कॉज है। यस। ठीक है। यस। आप देखें, मैंने कल सिनेरियो एक बना के आप लोगों को दिया था, एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो कोई कॉज मेंशन नहीं है सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल, कभी कभी वो यस। बड़ी तेजी करते हैं ना, वो ऊपर क्वेश्चन आपको दे देते हैं कोई ना कोई लिखा हुआ होता है। ठीक है। अगर तो कुछ नहीं लिखा, या कोई ऐसे नहीं, आपने डिस्क्राइब ईसीजी और कॉजेज वगैरह की बात हो रही है, तो देन तो इस साइनस टैकीकार्डिया का इलाज जो है ट्रीट द कॉज होगा। लेकिन कल मैंने जो सिनेरियो आपको बताया था कि अब पेशेंट
with thalassemia came to you. ECG showed something, मतलब ये तो describe this, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में आपने की साइनस टैकी, अब ऐसे केस में आपसे वो इलाज पूछ ले व्हाट इज द ट्रीटमेंट, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, तो आपने थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट की तरफ जाना है और एनीमिया के ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। ऐसे में आपने नहीं बता देना कि ट्रीट द कॉज फर्स्ट, ठीक है। Right. हाँ, और अगर ये आपने बोलना भी है कि ट्रीट द कॉज फर्स्ट, तो आपने साथ ही बताना है कि वी शुड ट्रीट द कॉज फर्स्ट, दैट इज द एनीमिया ड्यू टू थैलेसीमिया इन दिस केस, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट आपने बोलनी है, छोटे छोटे टुकड़े बोल के बंद वो क्या है कि खामोश नहीं हो जाना, ताकि ये है कि किसी किस्म के भी जो है वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो आपका एग्जामिनर, ठीक है। उसे पता हो कि बच्चे की लाइन बिल्कुल क्लियर है, थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। आगे समझ। Yes. इसी तरह जैसे अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का साथ आ जाता तो क्या करते, प्रोप्रेनोलॉल देते होते हैं ना सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, Yes. सिम्टम्स के कंट्रोल के लिए, टैकीकार्डिया वगैरह, और साथ फिर आप हाइपरथायरॉयडिज्म को अलहदा भी ट्रीट करते, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप साथ बोल सकते हैं। ओके जी, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कल भी बताया था, फर्स्ट, ठीक है, इट इज दी फर्स्ट, तो फर्स्ट से वन याद रखें, एक ही चेंज होती है इसमें, एक ही तब्दीली, एक ही इशू है यानी, और वो क्या है, सेम, कौन एक पीआर इंटरवल, ठीक है, यस कॉन्स्टेंटली प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, मतलब कांस्टेंट पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन, हर लीड में हर जो बीट आ रही है उसमें सेम डिग्री की उसकी प्रोलोंगेशन है, ये देखें सेम चले जा रहा है, बस कोई मिस्ड बीट नहीं होती इसमें। ये दो फीचर हैं टोटल, एक, दो, मेनली इसको याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद करना ना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने जो स्टूडेंट्स को तरीका बताया हुआ है वो ये है कि आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करके करें, फर्स्ट डिग्री, ठीक है, सेकंड डिग्री, टाइप वन, थर्ड डिग्री, टाइप टू, ओ सॉरी, Second degree type. सेकंड डिग्री टाइप टू, ठीक है। मोबिस टाइप टू और मोबिस टाइप वन की बात हो रही है, ठीक है। और Yes. फोर्थ पे है थर्ड डिग्री। Third degree. अच्छा, अब पहले दो जो है ना उनको याद रखना है आपने अलहदा, और निचले दो को अलहदा, ठीक है। पहले दोनों जो हैं वो एक तो ये है कि फंक्शनल कॉज की वजह से हैं, और इसको कहानी की तरह याद रखें, और दोनों में पेसमेकर नहीं डलता, ठीक है, पेसमेकर नहीं डालना, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं यूजुअली, इसकी कहानी की तरह याद रखें। ये फर्स्ट डिग्री था, कांस्टेंट पीआर प्रोलॉन्ग था, ठीक है, यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएं। अब प्रोलॉन्ग से कहानी शुरू हुई थी, अब प्रोलॉन्गेशन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, ये जो कहानी शुरू हुई थी ये बढ़ती जा रही है,
और अल्टीमेटली कहानी जो है वो ठुस हो जाती है, खत्म। वो ठुस क्या है? मिस्ड बीट है। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में हेल्प हुई है। यस। यस सर। फर्स्ट वाले में कांस्टेंट पीआर प्रोलोंगेशन है। सेकंड डिग्री टाइप वन में आहिस्ता आहिस्ता पीआर इंटरवल बढ़ता जाता है हर बीट के साथ, एंड अल्टीमेटली देर इज अ मिस्ड बीट। ठीक हो गया, ये 2 डिग्री अलहदा याद करनी है। थर्ड डिग्री टोटली एक अलहदा क्लास है। इसमें एवी डिसोसिएशन है, एट्रिया अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, वेंट्रिकल अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। सिर्फ यस अब क्या याद करने वाली रह गई पीछे? ये थर्ड सर। सेकंड डिग्री टाइप टू। ठीक है, इसमें भी ये है कि फिक्स रेशो के साथ आपकी मिस्ड बीट हो रही होगी। इसमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि मिस्ड बीट फिक्स रेशो के साथ हो रही है। ठीक है, वो आगे हम अब देख लेते हैं। ये सेकंड प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल लीडिंग टू ए मिस्ड बीट। ठीक है, इट इज ए फंक्शनल ब्लॉक एंड नीड्स नो ट्रीटमेंट। ये पहले पी वेव देखें, फिर थोड़ा और दूर हुई अपने क्यूआरएस से। ठीक है, फिर अल्टीमेटली यहाँ तो क्यूआरएस ही गायब हो गया। ठीक है, तो यस। प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन एंड देन ठुस हो गया, क्यूआरएस मिस हो गया, बीट मिस हो गई एक। ठीक है, अच्छा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मोबिस टाइप टू में क्या है? फिक्स्ड मिस बीट होती है, फिक्स रेशो के साथ। एवरी 2 p waves फॉलोड बाय क्यूआरएस, 2 p waves फॉलोड बाय क्यूआरएस कम्प्लेक्स, 2 p waves फॉलोड बाय क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लॉक है? सेकंड डिग्री टाइप 1, मॉर्बिड टाइप 1। मोबिस टाइप टू 2:1 में। ठीक है, इसमें 2 क्या है? पी वेव्स, और 1 क्या है? क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ठीक है, सर इसमें पीआर प्रोलोंगेशन तो है नहीं है, ईसीजी में देखें 1 ब्लॉक से भी लेस है। इसके फीचर्स में कहीं ये हमने बात की है कि इसकी पीआर प्रोलोंगेशन की बात हो रही है? नहीं सर, इसमें पीआर प्रोलोंगेशन होगी नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है 2 पी वेव्स और 3 आपने वेव्स। इसमें ये देखना है कि आपके जो है वो क्या कहते हैं, स्किप बीट, मिस बीट। हाँ, मिस बीट के बारे में देखना है और रेशो देखनी है। ठीक है, ओके। तो आप डेप्थ में ना जाएं। ठीक है, डेप्थ में जाते हैं तो इसका और भी नॉलेज है, वो हमने देखना होता है कि किस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपकी ना मैंने आपको की पहले भी बताई थी, तो उसमें आपको यूजली ये होता है कि ये फाइंडिंग्स के तकरीबन 2 नंबर ही होते हैं। ठीक है, 2 पे डायग्नोसिस के होते हैं और बाकी चीज़ों के। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट्स उसको बताएं और आगे चलें। डेप्थ की ज़्यादा बात करेंगे ना, तो जितना डेप्थ में जाएंगे फिर एग्जामिनर को आपसे ज़्यादा डेप्थ का पता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर पेस मेकर पेस मेकर, शाबाश। ट्रांसमिट। इसका पेस मेकर है। ठीक है, यस। और अगले का भी फिर पेस मेकर है, थर्ड डिग्री का भी। पेस मेकर थर्ड डिग्री का। यस अब ये सारी इकट्ठी बनी हुई हैं, ये फर्स्ट डिग्री भी बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट डिग्री, दिस इज सेकंड डिग्री टाइप वन, दिस इज सेकंड डिग्री टाइप टू। ठीक है,
फॉर योर कंपैरिजन। अच्छा। अच्छा जी, देन थर्ड डिग्री। अच्छा, थर्ड डिग्री में एट्रिया अपने हिसाब से चल रहा है। ये डिवीजन क्रिएट हो गई है यहाँ पे। और वेंट्रिकल ने अपना संभाला हुआ है काम। ठीक है, दो अलहदा चैम्बर्स हैं, ऊपर वाला घर अलहदा है और नीचे वाला घर अलहदा है। राइट। ठीक है जी। ये देखें, कांस्टेंट पी पी इंटरवल क्यों है इसमें? क्योंकि एट्रिया अपने हिसाब से बीट किए जा रहे हैं, अपने रिदम से ही। ठीक है। और कांस्टेंट क्यू आर एस क्यों है? क्यू आर एस किसको शो कर रहा था? आप याद आ गया कॉन्सेप्ट, वो जो शुरू में हमने पढ़ा था कि पी वेव किसको करती है? एट्रियल सिस्टली को। यस। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट वो अप्लाई होना था। क्यू आर एस किसको करती है? वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, डीपोलराइजेशन को, कंट्रैक्टिलिटी को। तो अब ये वेंट्रिकल अपने हिसाब से ठीक चल रही है। अब इसमें यह हो सकता है 3 पी वेव के बाद एक क्यू आर एस आ जाए, फिर उसी सेम लीड में, उसी सेम रिदम में आगे चलते हुए 4 पी वेव के बाद एक क्यू आर एस आ जाए। फिक्स नहीं होगा। पहले हम फिक्स पढ़ के आए हैं ना बीच में, जो मोबिस टाइप 2 था। इसमें फिक्स नहीं है, एक ही लीड के अंदर रहते हुए कभी 3 पी वेव इकट्ठी आ रही हैं, कभी 6 आ रही हैं, कभी 5 इकट्ठी आ रही हैं। ये चलता जाए। ठीक है। तो पी आर इंटरवल वेरिएबल होंगे, पी पी इंटरवल और आर आर इंटरवल यूजुअली सेम होता है। ठीक है। राइट। अच्छा जी, अब इसके सिम्टम्स सारे बड़े सारे स्वीयर किस्म के सिम्टम्स आएंगे आपके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये दो चैम्बर अलहदा हो गए हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंटली बीट कर। हाँ, तो अब जब पंपिंग प्रॉपर होगी ही नहीं, ठीक है, तो पंपिंग प्रॉपर नहीं होगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो क्या होगा? हार्ट फेलियर। आउटपुट भी तो कम होगा ना। कार्डियक आउटपुट जब कम होगा तो क्या होगा? हार्ट आपका फेलियर। बीपी डाउन होगा। ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया होगा सीवियर। ठीक है। यस। क्योंकि जो अप्रोप्रिएट कोई भी इम्पल्स है वो पहुंच ही नहीं पा रही होगी आगे नीचे। ठीक है। यस। तो अब बाकी सारे कार्डियक सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डायफोरेसिस है, पैल्पिटेशंस है, वो भी हो सकती है पेशेंट को पहले। ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वगैरह के अराउंड। लेकिन मेन जो सिम्टम है वो क्या है? सीवियर ब्रेडी प्लस हाइपोटेंशन। ठीक है। और फिर लैक ऑफ परफ्यूजन की वजह से वो जो ऑक्सीजन कम होगी और वो सारा, और कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि आपके ब्रेन तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होगा डिक्रीज परफ्यूजन की वजह से। तो पेशेंट कंफ्यूज्ड होगा, इरिटेबल होगा, हाइपोक्सिक होगा। ये सारे फीचर्स फिर ऐड होते जाएंगे उसके। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट का आपको अगर पता हो तो साथ के एसोसिएटेड आप खुद बना सकते हैं। ठीक है। जी ज़रा आप पढ़ लें नमाज ना। ये बस हम डायरेक्टली थोड़ा सा जल्दी जरा ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा जी, देन हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया की मोस्ट कॉमन चेंज कौन सी है? ये जो टॉल सबसे फीवर। पहले अपीयर होगी। टॉल फीवर। टी। स्टॉर्टिंग, शाबाश। ठीक है। यस। ठीक है। यस।
अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फिर हाइपरकेलीमिया बढ़ता जाता है तो आपका पीआर इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो सकता है, एंड देयर कैन बी फ्लैटनिंग ऑफ द पी वेव। ठीक है। यस सर। साथ और क्या हो सकता है? ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वाइड, और सिविरिटी बढ़ेगी तो वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। तो ये सारे आपको इतना ज्यादा वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितनी वैल्यू पे क्या होगा, कितनी वैल्यू पे। आप सिर्फ ये देखते जाएं। ठीक है, कि पी टी वेव्स हैं, फिर वाइड क्यूआरएस है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, फ्लैट पी वेव्स हैं। ठीक है, चारों फीचर्स इधर मेंशन है सारे आपके। ठीक है, चारों जो अभी मैंने बोले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हाइपरकेलीमिया के कॉजेस। मेनी कॉजेस, कौन बताएगा? सर मसल रप्चर कर होने की वजह से। कौन बात कौन लाइक कर रहा है? बासित बात कर रहा है। यस सर। अच्छा, सस्वेयर मसल इंजरी होने की वजह से लाइक। बासित है ना? हाँ जी, बताएं, कॉजेस बताएं। सर स्वेयर मस्कुलर इंजरी होने की वजह से सर वो लाइक ये कॉज हो सकता है सर। ठीक है, और? सर सर इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। किडनी इंजरी की वजह से सर भी हो सकता है। इतना सिखा रहा हूँ बार बार के कॉमन कॉजेस पहले, कॉमन पहले। इंक्रीज इनटेक। एसिडोसिस, एसिडोसिस। नहीं यस। सुना? यस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी सुना होगा इवन। यस। ठीक है, और? सर ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है लाइक एस इनहिबिटर की मेडिकेशन, वजह से। यस। और? हाँ कौन सी मेडिकेशन? सर सर एस पोटेशियम स्पेरिंग इनहिबिटर। डाययूरेटिक, एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर्स एंड NSAIDs। ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोलेक्ट्रोन। सबसे पहले आपने इसकी तरफ जाना है, जो कॉमनली आप एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाज औकात रिगोरस एक्सरसाइज में भी हो जाता है। ठीक है, ओके। और उसके अलावा यार एल्डोस्टिरोन का क्या काम है? सोडियम को अपने पास रखना, पोटेशियम को बाहर भेज देना, यही काम है। यस। यस। तो वो जब नहीं होगा हाइपो एल्डोस्टिरोनिज्म में, वो भी तो पोटेशियम को बढ़ाएगा ना। यस। अब बाकी फिर इस तरह होता है कि आप पहले एग्जामिनर को अपने कॉमन कॉजेज गिनवा देते हो, उसके बाद बेशक चलते जाओ आप उसके जो आपके जो थोड़े लेस कॉमन कॉजेज हैं, या आपके पास जो ज्यादा नॉलेज है, उसकी तरफ बाद में चले जाओ। ठीक है। अच्छा जी, असद, असद, डॉक्टर असद, फवाद, यस सर। कौन बोला है? फवाद बोला है? फवाद। ओके, जी सर। गुड। अच्छा फवाद, मुझे ना आप बताएं कि हाइपर कैलीमिया का हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। इसके अलावा सर ओके, कैल्शियम ग्लूकोनेट। और? और सर इंसुलिन। अच्छा जी, ग्लूकोज। बच्चे अब कैल्शियम ग्लूकोनेट का रोल पता है क्या है आपका? आपने सेल फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, स्टेप 1 में पढ़ी है ना? कैल्शियम ग्लूकोनेट का रोल है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी का इसमें। क्योंकि हमने देखा था कि जब हाइपोकैल्सीमिया होता था तो सोडियम की जो
इनफ्लक्स है वो बढ़ जाता था, ठीक है, परमेबिलिटी बढ़ जाती थी और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती थी, ठीक है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है, ताकि कहीं हार्ट एरिथमियाज वगैरह में ना चला जाए। मेन काम इसका ये है, ये बिल्कुल देते हैं और फर्स्ट स्टेप में देते हैं आप, एक दफा मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज कर देते हैं आप। देन बीटा एगोनिस्ट, सल्ब्यूटामोल, ब्यूटामोल, ठीक है। उसके अलावा आप इंसुलिन देते हैं, पोटेशियम बाइंडर्स देते हैं आप, क्या नाम होता है, कोई एक नाम भी बता दें। के एक्सलेट। उसके अलावा लूप डायूरेटिक, फिरोसमाइड वगैरह देते हैं ताकि इसको बाहर निकाला जाए। जब ये तमाम मैयर्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं हम, डायलिसिस, या बहुत ज्यादा सिविरिटी हो तो तब भी डायलिसिस, ठीक है। लेकिन आप बस इसी तरह याद रखें, बस आप स्टेप्स याद रख लें, आपसे इतना डेप्थ में वो नॉलेज में नहीं जाएगा, ठीक है, बस पता आपको होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये हाइपर कैलीमिया, सीवियर हाइपर कैलीमिया की जो साइन वेव है ना, ठीक है, जिसमें QRS आपका वाइडन हो जाता है, ठीक है, और P वेव तकरीबन फ्लैटन हो जाती है, नॉन डिसर्नेबल होती है, इजीली डिसर्नेबल नहीं होती, फ्लैटन फ्लैटन हो चुकी होती है, ठीक है। तो क्लियर कट P वेव भी आपकी एब्सेंट हो जाती है सीवियर हाइपर कैलीमिया में। अच्छा, हाइपोकैलीमिया क्या है अब, फ्लैटन T वेव्स होती हैं, U वेव भी आ सकती है, ठीक है, और ST डिप्रेशन हो सकता है, प्रोलॉन्ग QT होता है, ठीक है। तो ये आप देखें, शैलो ST डिप्रेशन हो, ये ST डिप्रेशन है, ठीक है। ये साथ प्रोमिनेंट यू वेव आ गई है, ये प्रोमिनेंट यू वेव आ गई है, ठीक है। और T वेव फ्लैटनिंग एंड इन्वर्जन दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलें जी, बाकी इसी चीज पे हम थोड़ी सी रह गई हैं, बस दो तीन ही मेन मेन अब बात रह गई हैं थोड़ी सी, एट्रियल फिब्रिलेशन, और ये हम बाद में करेंगे सेकंड सेशन में, ठीक है। तो आज का इतना ही था, इसको रिवाइज करिएगा, इसके डेप्थ में जरा जो पॉइंट्स आप बताइए हैं वो जरूर कवर कीजिएगा, ठीक हो गया। कल फिर हम ECGs भी कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर पीडियाट्रिक्स मैंडेटरी स्टेशन, ताकि मैंडेटरी हम टाइमली कर लें पीडियाट्रिक्स का, उसके बाद ताकि उसके टॉपिक्स आप रिवाइज करते जाएं, क्योंकि उसमें थ्योरी ज्यादा है। सर ये पीडियाट्रिक्स के लाइक स्टेशन में